3 नवंबर 2023 बिग बॉस विनर और यूट्यूब के टॉप क्रिएटर एल्विश यादव के ऊपर एक एफआईआर लॉन्च होती है, जिस एफआईआर में एल्विश यादव के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने इंडेंजर स्पीसीज स्नेक को अपने पास रखा, उसके वेनम का यूज़ किया नशे के लिए। अगर ये सारे एलिगेशन प्रूफ हो जाते हैं तो एल्विश यादव को मिनिमम 7 साल की जेल होगी। जैसी ये खबर सोशल मीडिया पे फैलती है, मीडिया हाउसेस, यूट्यूबर, मैगजीन इस खबर को अपने अपने फायदे के अनुसार छापना स्टार्ट कर देते हैं, ये जाने बिना कि इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम इन डेप्थ चर्चा करने वाले इस विषय के बारे में, आखिरकार ये कंट्रोवर्सी है क्या, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, एल्विश यादव को क्यों हिंदुइज्म और पॉलिटिक्स से जोड़ के देखा जाता है, ऐसी कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सही बात लोगों तक पहुँचे, अवेयरनेस गए हैं। एल्विश यादव पर रेव पार्टी करवाने का आरोप है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलती। और इसके पास से 9 जो है स्नेक बरामद हुए हैं और 20 ml का स्नेक है वेनम बरामद हुआ है। चैप्टर 1 आखिर हुआ क्या है। एल्विश यादव के ऊपर 9 नवंबर 2023 को एफआईआर लॉन्च हुई थी। उसके बाद से ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, लेकिन एफआईआर के पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी। इन वीडियोस को और फोटोज को ध्यान से देखिए। इन फोटोज में एल्विश के गले में है एक स्नैक और इन्हीं फोटोज वीडियोस को देखा पीएफए मेंबर्स ने। पीएफए के बारे में आपको बता दूं, पीपल फॉर एनिमल एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है एनिमल वेलफेयर के लिए। इन फोटोज को देखने के बाद पीएफए मेंबर्स ने अपने स्तर पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। इस इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन में पीएफए को पता चलता है कि एल्विश यादव उर्फ सिद्धार्थ रेव पार्टी ऑर्गेनाइज कराता है, जहाँ पे अलग अलग देशों से फॉरेन गर्ल्स आती है, अलग अलग तरह का नशा किया जाता है, जिसमें स्नैक वीनम को भी एज अ ड्रग यूज़ किया जाता है। देखिए, मैं आपको यहाँ समझा दूँ, नशा कई प्रकार का होता है, जैसे बीड़ी, दारू, सिगरेट, चरस, गांजा। लेकिन इससे एक ऊपर लेवल का भी नशा होता है जिसमें पेट्रोल सूंघना, कैरोसिन सूंघना, जाइलिन जैसे इंजेक्शन शरीर में लगा देना। नॉर्मल नशा कुछ दिनों तक चलता है या कुछ घंटों तक चलता है, लेकिन ये जो सांप से कटवाने वाले नशे हैं, जाइलिन वाले नशे हैं, ये हफ्तों हफ्तों तक के आपको हाई कर देते हैं, मतलब मज़ा ही मज़ा। नशे को समझने के बाद अब हम वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। गौरव गुप्ता जो पीएफए के मेंबर हैं और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने एक अहम रोल निभाया है। गौरव गुप्ता एक खुफिया एजेंट बनते हैं और कई लोगों से संपर्क करते हैं रेव पार्टी ऑर्गेनाइज कराने के लिए। लेकिन गौरव की एक शर्त थी कि भाई हमको तो सांप का जहर चाहिए उस पार्टी में। गौरव की बात होती है राहुल नाम के एक स्मगलर से और ये गौरव को कन्विंस कर लेते हैं और सेक्टर 51 के एक हॉल में इनकी मीटिंग फिक्स होती है। पीएफए के मेंबर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस वाले इस एरिया को घेर लेते हैं और दबिश करते हैं। और दबिश में उनको क्या मिलता है? 5 लोग जिनके पास से 7 सांप बरामद होते हैं जो सारे के सारे संरक्षित प्रजाति के थे, और एक मेंबर गौरव के पास से 20 ml वीनम भी मिलता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस वालों ने एक पूरा प्लान बना के दबिश करी और इन लोगों को पकड़ लिया। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब स्मगलर राहुल से उसके बॉस का नाम पूछा गया। पता उसने क्या नाम लिया? एल्विश यादव उर्फ सिद्धार्थ। और फिर जाके एल्विश यादव के ऊपर एफआईआर लॉन्च होती है और वो गायब हो जाता है, यानी फरार हो जाता है। देखो, फिलहाल का अपडेट ये है कि एल्विश यादव ने यूट्यूब पे एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें वो कह रहा है कि ये सांप स्मगलिंग और वीनम का जो नशा है, इस केस को लेके उसका कोई हाथ नहीं है, 1% भी उसकी भूमिका नहीं है। लेकिन रेव पार्टी ऑर्गेनाइज कराना, फॉरेन गर्ल्स को बुलाना, वहाँ पे अलग अलग तरह का नशा करना, इसके बारे में इस व्यक्ति ने कोई भी बात नहीं करी है। अभी कराता था नहीं कराता था ये जांच का विषय है, लेकिन कुछ बताया नहीं है इसने। एल्विश यादव की अगर आप एफआईआर पढ़ोगे तो उसके जुर्म बहुत ज़्यादा संगीन है, लेकिन फिर भी कोटा पुलिस ने उसको केवल पूछताछ के लिए बुलाया, बाद में रिलीज कर दिया। इस व्यक्ति को पॉलिटिशियनों का सपोर्ट है, इसीलिए ऐसा हुआ। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी पत्रकार हैं जो जनता की आवाज़ उठाते हैं। उन लोगों के ऊपर एक ट्वीट को लेके एफआईआर दर्ज हो जाती है और उनको जेल काटना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ आंखों के सामने होता दिख रहा है, लेकिन सबकी आंखें बंद है। चैप्टर 2 व्हाट इज पीएफए और एल्विश यादव और मेनका गांधी का क्या संबंध है। पीएफए यानी पीपल फॉर एनिमल इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और इसकी स्थापना किसने की थी पता है? बीजेपी मेंबर मेनका गांधी ने, और ये सारी इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के अंडर में हुई है। पीपल फॉर एनिमल ऑर्गेनाइजेशन 25,000 से भी ज़्यादा एनिमल्स और 250 से ज़्यादा स्पीसीज़ का ट्रीटमेंट करता है। इन 20 सालों में इन्होंने हज़ारों होमलेस डॉगों के लिए शेल्टर्स बनाए, लोगों को अवेयर करा, उनकी नसबंदी कराई। चैप्टर 3 व्हाट इज एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। पूरी दुनिया में कई सारे एनिमल और स्पीसीज ऐसी हैं जो केवल भारत में पाई जाती हैं, और अब उनकी स्थिति ऐसी है कि वो विलुप्त हो जाएंगे आने वाले कुछ वर्षों में अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो। ऐसे एनिमल जो लुप्त होने की कगार पे हैं उसको दर्जा दिया जाता है इंडेंजर स्पीसीज का, और उनको बचाने के लिए लाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो ये इंश्योर करता है कि हम क्या कदम उठाएं लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने के लिए, चाहे वो प्रयास कितने भी कठोर क्यों ना हो। और पिछले 50 सालों में ये एक्ट बहुत सफल रहा है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत वन, वन्यजीव और पक्षियों के संरक्षण का विषय राज्य सूची से स्थानांतरित करके संवर्ती सूची में रखा गया था, ताकि स्टेट गवर्नमेंट भी आसानी से उस विषय पे कानून बना सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 क्लॉज दी, हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम वन्य जीवों का संरक्षण करें। एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को जब आप डीपली स्टडी करोगे तो वहाँ पे कई सारी अनुसूचियों का जिक्र है। अनुसूची 1 में ऐसे जीवों को रखा गया है जो बस सब कुछ नंबर में ही बचे हुए हैं, और अनुसूची 2 में ऐसे जीवों को रखा गया है जो थोड़े ठीक ठाक स्थिति में हैं। इसी अनुसूची 2 में आता है कोबरा और किंग कोबरा, और इसको अगर आप और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोबरा का शिकार और उसको बेचने पे प्रतिबंध है। बहुत स्ट्रिक्ट कानून लागू होता है अगर आप कोबरा को बेचते हुए पकड़े जाते हो तो। लेकिन एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 2 में क्लॉज भी लिखा हुआ है कि जब बात आपकी जान पे आ जाए कि भाई या तो सांप रहेगा या आप रहोगे, तब उस स्थिति में आप उसको मार सकते हो और आपके ऊपर कोई केस नहीं दायर होगा, और दायर हो भी गया तो आप वहाँ से बरी हो जाओगे। लेकिन उसके जहर को नशे के रूप में प्रयोग करना, ये कौन सा मतलब जान बचा रहा है आपकी, समझ में नहीं आता। चैप्टर 4, एल्विश यादव को हिंदू धर्म और पॉलिटिक्स से जोड़ के क्यों देखा जाता है। एल्विश यादव की बहुत सारी वीडियोस और स्टेटस आप उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति को पॉलिटिशियनों का बहुत तगड़ा सपोर्ट है। कई फोटोज़ में ये केंद्रीय मिनिस्टर के साथ फ़ोटोज़ खींचता नज़र आता है, एकदम जैसे कि कोई आम दोस्त फ़ोटो खींच रहा होगा। इवन जब ये बिग बॉस जीत के आया था तब तात्कालिक चीफ मिनिस्टर इसके सपोर्ट में पब्लिक के सामने आ गए थे। मतलब इन सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से हमको समझ में आता है कि इस व्यक्ति का तगड़ा पॉलिटिकल नेटवर्क है। और वो क्यों है? वो इसीलिए है कि ये यूट्यूबर हिंदुइज्म को बहुत बड़े स्तर पर ग्लोरीफाई करता है। भले ही ग्राउंड लेवल पे कुछ काम न करे, लेकिन ग्लोरीफाई बहुत बड़े स्तर पे करता है। अब बात करते हैं हम इस वीडियो की कंक्लूजन को लेके। देखो, यूट्यूब कम्युनिटी एल्विश यादव को लेके 2 गुटों में बटी हुई है। एक गुट ऐसा है जो उसको डायरेक्ट सपोर्ट करता है, और एक गुट ऐसा है जो उसकी आइडियोलॉजी को बिल्कुल नफरत करता है। जो लोग उसको नफरत करते हैं वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये व्यक्ति हिंदू धर्म को ग्लोरीफाई करता है, अपने वीडियो के पीछे हिंदू लिखता है। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे काम करने की बात आती है, गरीब व्यक्ति के बारे में बात करने की बात आती है, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी जैसे इशू पे बात आती है, तो ये व्यक्ति कभी ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करता। ये लड़कियों को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करता है, अपनी वीडियो में गन्स का यूज़ करता है, गाली गलौज का प्रयोग करता है। लेकिन वहीं यूट्यूब पे एक दूसरी कम्युनिटी ऐसी है जो इसके सपोर्ट में खड़ी है। वो इसको एक यूथ आइकन के रूप में देखती है, अपने आप को इसकी छवि में देखती है, और ऐसा उनका मानना है कि ये व्यक्ति भौकाल व्यक्ति है, कि इसके पास बहुत सारी गाड़ी है, बहुत सारा पैसा है, ये एक फ़ोन लगाएगा, डायरेक्ट सीएम इसका फ़ोन उठाएगा और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला के रख देगा कि भाई है बस हमारा भाई। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में एक निष्पक्ष तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं। एल्विश यादव की बात जब भी यूट्यूब पे होती है तो 2 कम्युनिटी आपस में लड़ती ही लड़ती है। मैंने आपको ये चीज़ भी बहुत आसानी से समझाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी यार बनाने में। मिलता हूँ फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो वो यहाँ पे लगी हुई है, या फिर डाटा लीक के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो वो यहाँ पे लगी हुई है। जय हिंद, वंदे मातरम।